अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान दौड़ा और आप देख रहे हैं बज़म टीवी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि इराक ने कुवैत पर हमला क्यों किया। दोस्तों, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और करते हैं वीडियो स्टार्ट। 2 अगस्त 1990 रात के 2 बजे सद्दाम हुसैन कुवैत पर हमला कर देता है, जहां कुवैत की फोर्सेस इराकी आर्मी को रोक नहीं पाती और इस मिशन के 12 घंटे के अंदर अंदर इराकी आर्मी कुवैत की पार्लियामेंट पर कब्ज़ा कर लेती है और पार्लियामेंटेरियन को गिरफ्तार कर लेती है। अचानक से हुए इस हमले को जब तक कुवैत या दूसरे ममालिक को समझ पाती, तब तक इराक की फोर्सेस ने पूरे मुल्क कुवैत पर कब्ज़ा कर लिया होता है। इस हमले के दौरान इराकी आर्मी ने कुवैत के बैंक से तकरीबन $1 बिलियन भी लूट लिए थे। इराक इस बात को अच्छी तरह जानता था कि कुवैती फोर्सेस इस हमले का सामना नहीं कर सकती। इतना ही नहीं, अचानक इस हमले को कुवैत के बादशाह शेख जाबर अल अहमद अल सबाह वहाँ से भागकर सऊदी अरब में छुप गए और अपने लोगों और बिलखसूस अपने हकीकी भाई को वहाँ मरने के लिए छोड़ गए। और ऐसा ही हुआ कि उनके भाई शेख फहद अल अहमद अल सबाह को डेस्मंड पैलेस के सामने लटका दिया गया, जिससे कुवैत के सारे स्टेक होल्डर को मालूम हो सके कि अब कुवैत इराक के कब्ज़े में चला गया है। बहुत सारे लोग कुवैत छोड़कर दूसरे ममालिक भाग गए और कुछ बड़े बड़े लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया और उन्हें फांसी दे दी गई और कुछ को मार दिया गया। अब इराक के गवर्नर की कुर्सी पर सद्दाम हुसैन ने अपने चचाजाद भाई अली हसन को बिठा देता है। अमेरिका के सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश और यूके की वज़ीर आज़म मार्गरेट थैचर और कई दूसरे ममालिक थे जिन्होंने इराक के कुवैत पर हमले को अच्छा नहीं समझते थे। कुछ देर बाद 2 अगस्त 1990 को अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने एक करारदाद 660 पास की, जिसके हिसाब से सद्दाम हुसैन को ये हमले बंद करने थे। इराक ने ऐसा नहीं किया क्योंकि कुवैत में दुनिया में 10% ज़्यादा ऑयल रिजर्व मौजूद थे, जिसे वो अपने कंट्रोल में रखना चाहता था। इतना ही नहीं, उसका अगला टारगेट बहुत जल्द सऊदी अरेबिया होने वाला था। अगर इराक सऊदी अरब पर हमला करके उसे कैप्चर कर लेता तो सद्दाम हुसैन दुनिया के 1/5 से ज़्यादा तेल का मालिक होता। इस बात का अमेरिका और यूके पहले ही समझ चुका था, जिससे एक खुफिया ऑपरेशन शुरू हो चुका था। कुवैत के हमले के 4 दिन बाद अमेरिका की एक टीम सऊदी अरब के किंग शाह फहद से मिलती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि इराक ने उन पर हमला किया तो अरेबियन आर्मी उसे हरा नहीं पाएंगी। वैसे ही इस वाक़े से सऊदी अरब बहुत परेशान था, क्योंकि सद्दाम हुसैन ने कई अरेबियन ऑयल रिजर्व को अपने कब्ज़े में कर रखा था। अपने मुल्क को बचाने के लिए किंग फहद ने इत्तेहादी अमेरिकन को अपने एयरबेस देने की इजाज़त दे दी। कुवैत के ऑयल रिज़र्व पर अमेरिका की नज़र पहले से ही थी, जबकि यूके वज़ीर आज़म मार्गरेट थैचर ने कोऑपरेशन के लिए रिक्वेस्ट की। तब अमेरिका ने अपना फ़ायदा देखते हुए इराक के ख़िलाफ़ आ जाता है। इसके बाद सबसे पहले UNSC ने इराक पर करारदाद 661 के अंदर इराक पर पाबंदियाँ लगा दी और करारदाद 665 के तहत नोवेल ब्लैगिंग शुरू कर दी, जिस पर सऊदी अरब को बचाने के लिए UNA इत्तेहादी फ़ौज बनाई, जिसमें 39 ममालिक की इत्तेहादी फ़ौज बनाएगी, जिसमें मिस्र और सीरिया की फ़ौजें भी शामिल थीं। अभी सद्दाम हुसैन ने सऊदी अरब पर हमला भी नहीं किया था कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ हो चुके थे। इत्तेहादी फ़ौज का हमला तय करना ही था कि 29 नवंबर 1990 को UNSC करारदाद 670 पास करता है, जिसके लिहाज से सद्दाम हुसैन को 6 हफ्ते के अंदर अंदर यानी 15 जनवरी 1991 को इस विजन को बंद करना होगा। इस वार्निंग का सद्दाम हुसैन पर कोई असर नहीं पड़ता और ऐसे लग रहा था कि इराकी आर्मी के सामने इत्तेहादी फ़ौजें नहीं टिक पाएंगी। इत्तेहादी फ़ौज अच्छी तरह जानती थी कि इराक के लिए
انسٹرکشن کا ویپن استعمال کرنا بڑی بات نہیں تھی، کیونکہ کچھ سال پہلے عراق کیمیکل ویپن کا استعمال کرڈش ملٹری کے خلاف استعمال کیا تھا۔ اس بات کا دھیان رکھتے ہوئے اتحادی فوجوں نے ٹریننگ بھی حاصل کرنی شروع کر دی تھی۔ صدام حسین کو ملی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے ایک ہفتہ پہلے سعودی عرب میں 7 لاکھ اتحادی فوجیں اکٹھی ہو چکی تھی۔ اتنا نہیں، دنیا بھر سے اچھے پائلٹ، فائٹر اور ایئر کرافٹ سعودی عرب میں موجود تھے۔ اتحادی فوجیں عراق پر حملہ کرنے سے پہلے عراق کو ایک موقع دینا چاہتی تھی۔ ان کی کوشش تھی کہ آگے بڑھتے ہوئے امریکن وزیر خارجہ جیمز بیکر، عراقی وزیر خارجہ طارق عزیز سے بات چیت کی، اور یہ بات چیت 8 گھنٹے تک جاری رہی، مگر یہ نشست تھی یہ بے نتیجہ نکلی۔ صدام حسین اپنے مشن سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ آخر لڑائی پر بات آئی۔ امریکہ کی وارننگ عراق کو دی کہ اگر عراق نے اتحادی فوجوں پر کیمیائی حملہ کرتا ہے تو اس کے بدلے میں امریکہ اور اس کے اتحادی عراق پر نیوکلیر ویپن کا استعمال کرے گا۔ اس کے بعد آپریشن ڈیزرٹ شروع ہو جاتا ہے۔ 15 جنوری 1991 کو ڈیڈ لائن ختم ہو جاتی ہے تو اس کے 2 دن بعد 17 جنوری 1991 کو اتحادی فوجوں کے ایئر کرافٹ عراق اور کویت کے علاقے میں داخل ہو جاتے ہیں، بم گرانا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنی بھاری بمباری کا سامنا کرنا عراقی فورسز کے لیے بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اتحادی فوجی عراق کے دارالحکومت بغداد کو نشانہ بناتے ہیں اور یہاں پر لگاتار حملے کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد عراق کے ریڈار اور کمیونیکیشن کے نیٹ ورک کو تباہ کر دیا جاتا ہے، اور پھر ملٹری اسٹیشن اور پاور اسٹیشن کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ ایسا کرنے سے پہلے اتحادی فوجوں کا مقصد تھا کہ صدام حسین کی ملٹری کو پیرالائز کر دیا جائے۔ یہ ایک طریقہ تھا جس کے ذریعے عراقی آرمی کو ہرایا جا سکتا تھا۔